हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव। आज हमारा टॉपिक है बच्चों राजनीतिक परिणाम। इस चैप्टर के इससे पहले के पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिणाम। 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। जो 1980 का दशक था उसमें दलित जातियों के राजनीतिक संगठन का उभार हुआ। 1978 में बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। 1978 में बच्चों बामसेफ का गठन किया गया। ये एक संगठन था और ये नहीं था कि खाली सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन था, बल्कि इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उन और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। इसी का परवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है, जिससे बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुवाई काशीराम ने की। बहुजन समाज पार्टी जो है उसकी अगुवाई किसने की? काशीराम ने। बहुजन समाज पार्टी बसपा अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था। बहुजन समाज पार्टी जो है शुरुआती जब इसका गठन हुआ था, शुरू में ये एक छोटी पार्टी थी और इसे खाली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलितों का ही समर्थन हासिल था। लेकिन 1989 और 91 के चुनावों में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। आज़ाद भारत में यह पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था। मतलब कि आज़ाद भारत में यह पहला मौका था जब किसी दलित मतदाताओं के समर्थन पर ही कोई राजनीतिक दल सत्ता में आया था। दरअसल काशीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियाद व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी। बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक। बहुजन में ये सभी आ जाते हैं बच्चों। देश की आबादी में सबसे ज़्यादा हैं। ये जो अल्पसंख्यक हैं ये देश की आबादी में सबसे ज़्यादा है, यानी इनकी संख्या देश में अन्य समूहों के मुकाबले अधिक है और संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत का रूप ले सकते हैं। और बसपा के आत्मविश्वास को इस तथ्य से काफ़ी बड़ा बल मिला था। बहुजन लोग देश की आबादी में सबसे ज़्यादा है और बस इसी बात से बसपा के जो आत्मविश्वास है उसको बल मिला और जिसके चलते बसपा एक बड़ी पार्टी बन चुकी थी उस टाइम में। काशीराम के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। काशीराम बहुजन समाज के सशक्तिकरण के प्रतिपादक और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के संस्थापक थे। ये सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए इन्होंने केंद्र सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया। बामसेफ, DS4 और अंततः 1984 में बसपा की स्थापना की। बसपा जो है इसकी स्थापना कब की? बहुजन समाज पार्टी की 1984 में। कुशाग्र रणनीतिकार और ये राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार मानते थे। उत्तर भारत के राज्यों में दलित राजनीति के संगठनकर्ता भी थे काशीराम। इनके बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र। इस दौर में आया एक दूरगामी बदलाव धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय है। इस टॉपिक में बच्चों हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे: सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। इस दौर में आया एक दूरगामी बदलाव धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय है। मतलब ऐसी राजनीति जो धर्म के आधार पर जारी हो। इसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहसों को सरगर्म किया। हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा था कि आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया था। जब आपातकाल
खत्म हुआ तो उसके बाद जो भारतीय जनसंघ के पूर्व भारतीय जनसंघ के सदस्य थे उन्होंने जनता पार्टी वो बनाई, भारतीय जनता पार्टी। जनता पार्टी के पतन के बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा बनाई। शुरू शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया। इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। भाजपा पार्टी जो है जब ये बनी थी तो इसने गांधीवादी विचारधारा को अपनी समाजवाद जो है गांधीवादी समाजवाद उसको अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। बहरहाल भाजपा को 1980 और 84 के चुनावों में खास सफलता नहीं मिली। भाजपा का गठन 1980 में हुआ था और 80 तथा 84 के चुनावों में भाजपा को कोई खास सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। 1986 के बाद क्या करा, भाजपा जो है भाजपा पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई और इससे भाजपा को लाभ भी मिला। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को वीडी सावरकर ने गढ़ा। ये जो आ सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन कि हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को किसने गढ़ा था, तो वीडी सावरकर। 1986 में ऐसी दो बातें हुई जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गई। ऐसी दो बातें हुई 1986 में जिन्होंने एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा को राजनीतिक लिहाज से प्रधान बनाया। इसमें पहली बात तो थी 1985 के शाहबानो मामले से जुड़ी। शाहबानो ज्योति बच्चू एक मुस्लिम महिला थी और ये 62 वर्षीय तलाकशुदा थी, मतलब इनकी उम्र 62 साल की थी और इन्हें इनके हस्बैंड जो थे उन्होंने इन्हें डाइवोर्स दे दिया था और इन्हें किसी भी प्रकार का आर्थिक सहायता देने से उन्होंने मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो उन्होंने इन्हें भत्ता देने के लिए अदालत ने इन्होंने अपनी अर्जी दायर की कि अदालत में इनके पति से इन्हें भत्ता दिलवाया जाए और सर्वोच्च न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की और इस फैसले को निरस्त करवा दिया सरकार से। लेकिन फिर इस पे भाजपा की साइड से दबाव डाला गया और कुछ समूह के तो फिर से दोबारा से इसके चैप्टर क्या इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें पहली बात 1985 के शाहबानो मामले से जुड़ी है। यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का था। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। जैसे मैंने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करा, शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पुरातन पंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। कुछ मुसलमान जो है उन्होंने इस फैसले को अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर, जो मुस्लिम नेता थे उनकी मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 तलाक से जुड़े अधिकारों को पास किया और इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था उसको निरस्त कर दिया गया। सरकार के इस कदम का कई महिला संगठनों, मुस्लिम महिलाओं की जमात तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया और भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदायों को दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टीकरण करार दिया। उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेताओं के दबाव से कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 तलाक से जुड़े ये अधिकार थे इन्हें पास करके और जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था उसे निरस्त कर दिया। इस फैसले पर कांग्रेस के, भाजपा ने और कई मुस्लिम महिलाओं संगठनों ने विरोध किया और उसे अब आड़ा हाथों ले लिया था कांग्रेस पार्टी को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अयोध्या विवाद। दूसरी बात का संबंध फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाए गए फैसले से है। इस अदालत ने फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहाँ पूजा पाठ कर सकें।
क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा था। बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वह अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था। मीर बाकी कौन था? मीर बाकी जो था वे बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक अर्थात प्रथम मुगल बादशाह बाबर, उनका सिपह सलार था मीर बाकी, और उसने ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया था। कुछ हिंदू मानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर यह मस्जिद बनवाई गई थी। कुछ हिंदू लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान राम की जो जन्मभूमि है उस पर यह मंदिर बनी हुई थी, राम मंदिर, और उसे तोड़वाकर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। ये विवाद जब अदालत में पहुंचा तो इसमें कई दशकों तक ये मुकदमा चलता रहा। 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला डाल दिया गया क्योंकि मामला अदालत के हवाले था। जैसे ही बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंदी होने लगी। अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर अपने अपने समुदायों को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए और भाजपा ने इससे अपना बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली। भाजपा ने जन समर्थन पाने के लिए क्या करा? गुजरात स्थित सोमनाथ से, और अयोध्या जो है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ तक गुजरात से यूपी तक अगर देखा जाए भाजपा ने रथ यात्रा निकाली। विध्वंस और उसके बाद, यानी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बाबरी मस्जिद को किस प्रकार तोड़ा गया, उसका विध्वंस और उसके बाद क्या हुआ। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार्ड सेवा का आयोजन किया। जो संगठन थे राम मंदिर के निर्माण के पक्षधर थे उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार्ड सेवा का आयोजन किया और उसमें उन्होंने आह्वान किया कि जो भी राम मंदिर के निर्माण में अपना श्रमदान करे वो आगे आए। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया गया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने राज्य स्टेट गवर्नमेंट यानी यूपी की सरकार जो थी उस टाइम में उसको आदेश दिया कि वे विवादित स्थल, ये जो ढांचा है इसकी पूरी तरीके से रक्षा करें, सुरक्षा का इंतजाम करें। बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में गिरा दिया गया और 1993 के जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्तों तक जारी रही। और 92 में गिरने के बाद 93 में ही जनवरी 1993 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए मुंबई में और इस प्रकार दंगों का सिलसिला जारी हुआ। अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा की सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। जब यह अयोध्या में घटना घटी तो उससे कई बदलाव आए। पहला बदलाव क्या है? जो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार थी तो उसे केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी जहाँ जहाँ भाजपा सरकार थी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हल्फनामा दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। भाजपा पार्टी ने भी बच्चों अयोध्या की इस घटना पर अफसोस जताया। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया, जांच आयोग बिठाया जिसकी जिम्मे क्या था कि उन स्थितियों की जांच करना जिनकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई। इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल
राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।